क्या होता है जब आपका अपना घर ही आपके लिए एक कैद खाना बन जाए? जब जिन लोगों पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपकी जान के दुश्मन बन जाए। आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने जा रहे हैं, जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है आन्या की, एक ऐसी लड़की की, जिसके सपनों को उसकी सौतेली माँ ने कुचल दिया और जिसके प्यार ने उसे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से आगे सिर्फ अंधेरा था। ये विश्वासघात, साहस और एक मां की अपनी संतान के लिए लड़ने की एक अविश्वसनीय गाथा है। बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक अपनी सीट से बांधे रखेगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में आन्या का बचपन बीता था। उसकी मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता हरीश ने कमला देवी से दूसरी शादी कर ली। आन्या ने सोचा था कि उसे फिर से मां का प्यार मिलेगा, लेकिन कमला के इरादे कुछ और ही थे। कमला एक लालची और कठोर दिल की औरत थी, जिसकी आंखों में सिर्फ जमीन और पैसे का मोह था। उसने आते ही घर का सारा बोझ और खेतों का काम आन्या के नाजुक कंधों पर डाल दिया। हरीश, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे और हफ्तों बाद घर आते थे। उनकी गैर मौजूदगी में कमला का अत्याचार और भी बढ़ जाता था। आन्या का एकमात्र सहारा था उसका बचपन का दोस्त रोहन। रोहन और आन्या एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। रोहन ही था जो आन्या को कमला के जुल्मों से लड़ने की हिम्मत देता था। स्कूल की छुट्टी के बाद धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए आन्या की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसके साथ चल रहे रोहन ने उसकी चुप्पी को तोड़ा। क्या हुआ आन्या? आज फिर कमला चाची ने कुछ कहा? आन्या ने एक गहरी सांस ली और दूर खेतों की ओर देखने लगी। कुछ नहीं, वही रोज की बातें। आज बोली कि कल से स्कूल के बाद सीधे खेत पर आना है, गन्ने की निराई करनी है। उसकी आवाज में एक बेबसी थी। रोहन गुस्से से बोला, यह तो हद है। वह तुमसे एक नौकर की तरह काम करवाती है, और हरीश चाचा कुछ कहते क्यों नहीं? आन्या ने धीरे से कहा, पापा जब घर होते हैं तो वह बहुत अच्छी बन जाती है। पापा को लगता है कि वह मेरा कितना ख्याल रखती है। सूरज ढल रहा था और उसकी केसरिया रोशनी आन्या के उदास चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों में छिपे आंसू चमक रहे थे। उसे अपना भविष्य अंधेरे में डूबता हुआ महसूस हो रहा था। घर पहुंचते ही आंगन में बैठी कमला देवी ने उसे घूर कर देखा। आ गई महारानी, सारा दिन स्कूल में मटर गश्ती करके। चल, जल्दी से हाथ मुंह धो और भैंस को चारा डाल। शाम का खाना भी बनाना है। आन्या बिना कुछ कहे अपने काम में लग गई। गोबर की गंध और मक्खियों की भिनभिनाहट के बीच वह अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। वह एक नर्स बनना चाहती थी, शहर जाकर पढ़ना चाहती थी। उसे गांव की जिंदगी से नफरत नहीं थी, लेकिन वह कमला के अत्याचार से दूर जाना चाहती थी। रात में जब वह रोटियां सेंक रही थी, तो उसके पिता हरीश का फोन आया। कमला ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। कैसी हो आन्या बेटा? पढ़ाई ठीक चल रही है? पिता की आवाज सुनकर आन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही कमला ने जवाब दिया, अरे बहुत अच्छी चल रही है। आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखती हूं मैं। आप बस अपनी चिंता करें। आन्या ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और चूल्हे की आग को देखने लगी, जो शायद उसके अंदर की आग से कम ही थी। कुछ महीनों बाद जब हरीश एक महीने की छुट्टी पर घर आए, तो कमला ने एक नया नाटक शुरू किया। सुनिए जी, अब खेती बाड़ी बढ़ानी पड़ेगी, तो और भैंसें ले आते हैं और बगल वाला खेत भी बटाई पर ले लेते हैं। घर में जवान लड़की है, उसकी शादी के लिए पैसा जोड़ना है। हरीश को उसकी बात सही लगी। उन्हें क्या पता था कि इस योजना के पीछे कमला का असली मकसद आन्या को पढ़ाई से और दूर करना था। अब आन्या का काम दोगुना हो गया था। सुबह स्कूल जाने से पहले और शाम को आने के बाद वह जानवरों और खेतों में खटती रहती। उसके हाथों में किताबें कम और खुरपी ज्यादा रहने लगी। एक शाम जब वह थक कर चूर होकर आंगन में बैठी थी, तो उसने अपने पिता को कमला से धीरे धीरे बात करते हुए सुना। तुम आन्या पर कुछ ज्यादा ही बोझ नहीं डाल रही हो? बच्ची है अभी, कमला ने बनावटी गुस्से से कहा। अरे,
घर का काम नहीं सीखेगी तो ससुराल में क्या करेगी? मैं तो उसे सब सिखा रही हूं ताकि आपको शर्मिंदा न होना पड़े। हरीश चुप हो गए। धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होते देख और कुछ न कर पाने की बेबसी में उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। पहले वह शाम को छिपकर पीते थे, फिर दिन में भी पीने लगे। कमला उन्हें रोकने के बजाय और उकसाती थी। पी लो, पी लो। वैसे भी तुमसे कुछ होता तो है नहीं। सारी मेहनत तो मैं और ये लड़की करते हैं। घर का माहौल अब और भी ज्यादा घुटन भरा हो गया था। पिता की आंखों में लाचारी और शराब का नशा तैरता रहता और कमला के चेहरे पर एक क्रूर संतुष्टि। आन्या अब पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। रोहन ही था जो कभी कभी उसके लिए चोरी छिपे शहर से किताबें ले आता और उसे हिम्मत देता था। हिम्मत मत हारना आन्या, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आन्या को अब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। एक दिन ठाकुर राम सिंह, रोहन के दादाजी, जो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, आन्या के घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि आन्या भरी दोपहरी में खेत में अकेली काम कर रही है। उसका चेहरा धूप से लाल हो गया था और पसीने से लथपथ थी। ठाकुर साहब को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह उसके पास गए। बेटी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? आन्या ने उन्हें प्रणाम किया और धीरे से बोली, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है दादाजी। ठाकुर साहब सब समझ गए। उन्होंने आन्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। पढ़ाई मत छोड़ना। ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। उनकी बातों ने आन्या के मुरझाए हुए दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगा दी। उस दिन उसने फैसला किया कि वह कुछ भी करके अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। 12वीं की परीक्षाएं नजदीक थीं। आन्या रात रात भर जागकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। एक दिन उसने हिम्मत करके कमला से कहा, माँ जी, मैं परीक्षा के बाद शहर के कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भरना चाहती हूँ। कमला, जो आंगन में बैठकर मटर छील रही थी, उसने सुना तो आग बबूला हो गई। शहर जाएगी पढ़ने, और यहाँ खेतों का काम कौन करेगा? तेरा बाप, जो दिन रात नशे में धुत रहता है। चुपचाप घर के काम में ध्यान लगा। कोई जरूरत नहीं है शहर जाने की। आन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन माँ जी, मेरा सपना है, कमला ने चिल्लाकर कहा। सपना? बड़े सपने देखे हैं। लड़कियों के सपने नहीं होते, उनकी किस्मत होती है। और तेरी किस्मत इसी गांव में लिखी है। उस रात आन्या ने पहली बार अपने पिता से बात करने का फैसला किया, चाहे वह नशे में ही क्यों न हो। आन्या अपने पिता के कमरे में गई। हरीश चारपाई पर लेटे हुए थे और शराब की तेज गंध कमरे में फैली हुई थी। पापा, आन्या की आवाज भर्रा गई। हरीश ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ बेटा? आन्या उनके पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, पापा, माँ जी मुझे आगे नहीं पढ़ने देना चाहती। वह कहती हैं कि मैं घर का काम करूं। क्या मेरे सपनों का कोई मोल नहीं है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? अपनी बेटी के आंसू देखकर हरीश का दिल टूट गया। नशे में होने के बावजूद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उठकर बैठने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं बेटा, तुम पढ़ोगी। मैं मैं कल से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं फिर से शहर जाकर काम करूंगा, मेहनत करूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। आन्या ने रोते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। उस रात उसे सालों बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगली सुबह घर में एक अजीब सी शांति थी। हरीश सच में शांत थे। उन्होंने कमला से साफ साफ कह दिया, आन्या पढ़ेगी, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। कमला हैरान थी, लेकिन पति के बदले हुए रूप को देखकर कुछ बोल नहीं पाई। हरीश ने वादा निभाया। उन्होंने शराब छोड़ दी और शहर में फिर से काम पर लग गए। वह हर महीने पैसे भेजते, जिससे आन्या ने शहर के एक कॉलेज में नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले लिया। गांव से शहर जाना आन्या के लिए एक नए जन्म जैसा था। वह एक छोटे से हॉस्टल में रहने लगी। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें और लोगों की भीड़, सब कुछ उसके लिए नया और रोमांचक था। उसने अपनी पढ़ाई में खुद को पूरी तरह डुबो दिया। वह अपने पिता की शुक्रगुजार थी।
और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। शहर की जिंदगी में आन्या धीरे धीरे ढल रही थी। कॉलेज में उसकी दोस्ती समीर नाम के एक लड़के से हुई। समीर एक शहरी लड़का था, स्मार्ट और आत्मविश्वासी। उसे आन्या की सादगी और मासूमियत बहुत पसंद आई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आन्या को लगा जैसे उसे अपनी दुनिया मिल गई है। समीर उसे घुमाने ले जाता, उसकी पढ़ाई में मदद करता। आन्या ने उसे अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया था। समीर हमेशा कहता, तुम चिंता मत करो, एक बार तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर हम शादी कर लेंगे और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आन्या अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगी। वह कभी कभार ही गांव जाती थी, क्योंकि कमला का व्यवहार अब भी वैसा ही था। वह बस अपने पिता से फोन पर बात कर लिया करती थी। 3 साल बीत गए। आन्या की पढ़ाई का आखिरी साल था। एक दिन जब वह कॉलेज में थी, उसे हॉस्टल की वार्डन का फोन आया। आन्या, जल्दी आओ, तुम्हारे लिए एक जरूरी फोन है। आन्या का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से गांव के सरपंच की आवाज थी। बेटा आन्या, एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारे माता पिता। आन्या के हाथ से फोन छूट गया। सरपंच ने बताया कि हरीश और कमला शहर से गांव आ रहे थे जब उनकी बस एक खाई में गिर गई। किसी को भी नहीं बचाया जा सका। यह सुनते ही आन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई। वह सुन्न हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आन्या जब अपने गांव पहुंची तो घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। आंगन में 2 सफेद चादरों से ढके शरीर रखे थे। वह दौड़कर गई, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। रोहन की मां ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आन्या की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। वह बस पत्थर की तरह सब कुछ देखती रही। अंतिम संस्कार की रस्में कैसे हुईं, उसे कुछ याद नहीं। लोग आते रहे, सांत्वना देते रहे और जाते रहे। जब सब चले गए तो उस बड़े से घर में वह अकेली रह गई। हर कोना उसे अपने पिता की याद दिला रहा था। कमला से उसे नफरत थी, लेकिन फिर भी वह उसकी मां थी। इस अकेलेपन और दुख में रोहन एक साये की तरह उसके साथ रहा। उसने सारे इंतजाम संभाले और आन्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। 13वीं की रात जब सारे रिश्तेदार जा चुके थे, घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। आन्या अकेली आंगन में बैठी थी। तभी रोहन आया। तुम ठीक हो? आन्या ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। पता नहीं। रोहन उसके पास बैठ गया। सब ठीक हो जाएगा। उसने एक बोतल निकाली। यह देसी शराब है। दादाजी कहते हैं कि दुख को कम करने के लिए कभी कभी इसका सहारा लेना पड़ता है। आन्या ने कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन उस रात उसे किसी भी चीज से ज्यादा भूलने की जरूरत थी। रोहन ने उसे एक गिलास दिया। एक घूंट में पी जाओ, कड़वी लगेगी लेकिन असर करेगी। आन्या ने वैसा ही किया। शराब उसके गले में आग की तरह उतरी, लेकिन कुछ ही देर में उसका दिमाग सुन्न होने लगा। दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी चुभन महसूस होना बंद हो गई। उस रात नशे और दुहक में वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। सालों की दोस्ती, दबा हुआ प्यार और साझा दुख, सब कुछ उस एक रात में बाहर आ गया। सुबह जब आन्या की आंख खुली तो वह रोहन के बगल में थी। उसे पिछली रात की धुंधली यादें कोंच रही थीं। शर्म और पछतावे की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। यह हमने क्या कर दिया? रोहन भी जाग गया था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आन्या ने उसे रोक दिया। रोहन, प्लीज यहां से चले जाओ। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। रोहन ने जाने से पहले कहा। आन्या, जो हुआ वह कुछ नहीं हुआ। आन्या चिल्लाई। मेरे मंगेतर हैं समीर। मैं उससे प्यार करती हूं। कल रात एक गलती थी बस। रोहन की आंखें दुख से भर गईं। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आन्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिर्फ रोहन का नहीं, अपनी दोस्ती का भी दिल तोड़ा था। कुछ दिनों बाद आन्या ने शहर वापस जाने का फैसला किया। उसने समीर को फोन करके सब कुछ बताया। समीर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वह जल्दी वापस आ जाए। जब आन्या शहर पहुंची और समीर के फ्लैट पर गई तो दरवाजा एक अधेड़ उम्र की महिला ने खोला। कौन हो तुम? उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। जी, मैं आन्या,
समीर ने बुलाया था। महिला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ओह, तो तुम हो वो गांव की लड़की, अंदर आओ। वह समीर की मां थी। समीर अंदर कमरे में था। उसकी मां ने आन्या को बिठाया और सीधे मुद्दे पर आई। देखो लड़की, समीर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारे माँ बाप अब नहीं रहे। तुम्हारे पास अब क्या है? तुम समीर को क्या दे सकती हो? मेरा बेटा एक अच्छी शहरी लड़की से शादी करेगा जिसके परिवार वाले हमारी मदद कर सकें। आन्या को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा हो। समीर कमरे से बाहर आया, लेकिन अपनी मां के सामने एक शब्द नहीं बोला। आन्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां प्यार की जगह शर्म और लाचारी थी। वह समझ गई कि यह खेल सिर्फ पैसे और हैसियत का है। आन्या ने गुस्से से कहा, आपको क्या लगता है मेरे पास कुछ नहीं है? मेरे गांव में मेरा अपना घर है, जमीन है, जिसकी कीमत आपके इस छोटे से फ्लैट से कहीं ज्यादा है। लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब जा रही हूं। वह उठी और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं, धोखे के आंसू थे। उस दिन उसने फैसला कर लिया कि वह अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगी। वह वापस अपने गांव लौट आई, उस घर में जहां अब उसका कोई नहीं था, लेकिन जो सिर्फ उसका था। गांव लौटकर आन्या ने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। उसने फैसला किया कि वह अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को बेकार नहीं जाने देगी। गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी एक शराबी कंपाउंडर के भरोसे चल रहा था, जो कभी समय पर नहीं आता था। आन्या ने सरपंच से बात की और अपनी योग्यता के बारे में बताया। सरपंच एक समझदार आदमी थे। उन्होंने आन्या को पीएचसी में काम करने की इजाजत दे दी। आन्या ने अपनी मेहनत से पीएचसी का नक्शा ही बदल दिया। वह समय पर आती, मरीजों की देखभाल करती और सबको सही सलाह देती। गांव वाले उसे डॉक्टर बेटी कहने लगे। धीरे धीरे वह अपने दुखों को भूलकर अपने काम में रम गई। उसने रोहन को कई बार देखा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। एक शाम जब वह पीएचसी बंद कर रही थी, कुछ लोग एक घायल आदमी को लेकर आए। वह रोहन था। जंगल में लकड़ी काटते समय एक पेड़ की डाली उस पर गिर गई थी। उसके सिर पर गहरी चोट थी और हाथ बुरी तरह से घायल था। आन्या का दिल धक से रह गया। उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए तुरंत उसका इलाज शुरू किया। उसके सिर पर कई टांके आए। जब रोहन को होश आया और उसने आन्या को अपने पास देखा, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आन्या ने पेशेवर ढंग से कहा, अब तुम ठीक हो, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। रोहन ने धीरे से कहा, शुक्रिया। उन दोनों के बीच एक खामोशी थी, जिसमें कई अनकहे सवाल और जवाब छिपे थे। आन्या रोज उसके घर उसकी पट्टी बदलने जाती, लेकिन वे दोनों जरूरत से ज्यादा बात नहीं करते थे। इसी बीच पास के गांव का एक लड़का, विकास, आन्या के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया। विकास एक सीधा साधा लड़का लगता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा आन्या के घर और जमीन पर टिकी रहती थीं। आन्या ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उसने सुना कि रोहन की शादी तय हो गई है और वह जल्द ही शहर जा रहा है, तो उसके दिल को एक गहरी चोट लगी। गुस्से और जलन में उसने विकास के प्रस्ताव के लिए हाँ कर दी। उसे लगा कि वह रोहन को दिखाना चाहती है कि उसे भी उसकी परवाह नहीं है। उसने सोचा कि शायद शादी करके वह अपने अकेलेपन से बाहर निकल आएगी। यह एक ऐसा फैसला था जो उसने दिल से नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल से लिया था। एक दिन गांव में मेला लगा। पूरा गांव रोशनी और संगीत में डूबा हुआ था। विकास के जोर देने पर आन्या भी उसके साथ मेले में गई। वहां उसने रोहन को एक लड़की के साथ देखा। वे दोनों हंस रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे। यह देखकर आन्या के अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसने विकास का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ में खींच ले गई। उस रात उसने जानबूझकर रोहन के सामने विकास के साथ नाच गाना किया, हंसी मजाक किया। रोहन की नजरें उस पर थीं और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। देर रात जब मेला खत्म हो रहा था, नशे में धुत रोहन ने आन्या का रास्ता रोक लिया। बहुत खुश लग रही हो उसके साथ, उसने कड़वाहट से कहा। तुमसे मतलब? आन्या ने जवाब दिया। उस रात दोनों के बीच बहुत बहस हुई
और गुस्से और पुरानी भावनाओं के ज्वार में वे फिर से एक हो गए। ये प्यार नहीं, बल्कि एक दूसरे को दर्द पहुंचाने की एक कोशिश थी। अगली सुबह आन्या को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। रोहन बिना कुछ कहे जा चुका था। आन्या को पता चला कि वह काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य चला गया है और कई महीनों तक वापस नहीं आएगा। आन्या को लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया है। उसने अपने दिल को पत्थर का बना लिया और विकास से शादी की तारीख तय कर दी। शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई। विकास और उसकी मां शांति देवी आन्या के घर रहने आ गए। आन्या को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह एक और बड़े जाल में फंस चुकी है। शांति देवी एक बहुत ही चालाक और लालची औरत थी और उसकी मीठी बातों के पीछे एक खतरनाक मंसूबा छिपा था। शादी के कुछ हफ्तों बाद आन्या को पता चला कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिसाब लगाया और वह जानती थी कि यह बच्चा विकास का नहीं, रोहन का है। वह पूरी रात सो नहीं पाई। वह एक धोखेबाज नहीं बनना चाहती थी। अगली सुबह उसने हिम्मत करके विकास को सब कुछ सच-सच बता दिया। विकास, मैं मां बनने वाली हूं, लेकिन यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। विकास के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे अपनी मां से बात करनी होगी। आन्या हैरान थी कि वह इस मामले में भी अपनी मां को शामिल कर रहा है। उसे लगा कि अब यह शादी टूट जाएगी और उसे समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। अगले दिन विकास और उसकी मां शांति देवी ने आन्या से बात की। शांति देवी ने आश्चर्यजनक रूप से बहुत शांत और समझदारी भरी प्रतिक्रिया दी। देखो बेटी, जो हुआ सो हुआ। अब तुम इस घर की बहू हो और यह बच्चा इस घर का वारिस। हम इस राज को हमेशा राज ही रखेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आन्या को उनकी बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि शायद वे सच में अच्छे लोग हैं। वह अपनी आने वाली संतान के सपनों में खो गई। उसने फैसला किया कि वह रोहन को कभी इस बच्चे के बारे में नहीं बताएगी और इसे विकास के बच्चे के रूप में ही पालेगी। उसे नहीं पता था कि शांति देवी के दिमाग में एक जहरीला पौधा उग रहा था। गर्भावस्था के तीसरे महीने में आन्या की तबीयत अचानक बहुत खराब रहने लगी। उसे हर समय उल्टी आती, चक्कर आते और वह बहुत कमजोर महसूस करने लगी। शांति देवी उसकी बहुत सेवा करती। वह रोज उसके लिए तरह तरह के काढ़े और हर्बल चाय बनाती और कहती, यह पी लो बेटी, इससे ताकत मिलेगी और बच्चा भी स्वस्थ होगा। आन्या अपनी सास पर पूरा भरोसा करती थी और वह जो भी देती पी लेती, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि यह सिर्फ गर्भावस्था की सामान्य समस्या नहीं है, कुछ और गड़बड़ है। एक दिन जब वह शहर के डॉक्टर के पास जांच के लिए गई, तो डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ सामान्य है, शायद खान-पान में कोई समस्या हो। उस दिन शहर से लौटते हुए आन्या बहुत थक गई थी। घर पहुंचकर वह आराम करने के लिए बरामदे में लगे झूले पर लेट गई और उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद रसोई से आती आवाजों से उसकी आंख खुली। शांति देवी और विकास आपस में बात कर रहे थे। वह सुनने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन शांति देवी की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैंने कहा था ना कि उस जड़ी बूटी से काम हो जाएगा। देख कैसी हालत हो गई है उसकी। बस कुछ हफ्ते और, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये घर, ये जमीन, सब हमारा होगा और हमारे सिर पर किसी और के पाप की गठरी भी नहीं होगी। आन्या का खून जम गया। उसे समझ आ गया कि उसकी सास उसे जानबूझकर कोई जहरीली जड़ी बूटी दे रही है ताकि उसका गर्भपात हो जाए। डर के मारे आन्या का शरीर कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वह उन पर आरोप लगाती तो वे साफ मुकर जाते। उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे अपनी और अपने बच्चे की जान बचानी थी। उसने फैसला किया कि उसे इस घर से भागना होगा, लेकिन वह कहां जाएगी? अचानक उसे एक ही नाम याद आया, रोहन। उसे नहीं पता था कि वह गांव में है या नहीं, लेकिन उसे उसके घर जाना था। उसे रोहन की मां पर भरोसा था। वह दबे पांव बरामदे से निकली
और बिना किसी को बताए अंधेरे में रोहन के घर की ओर दौड़ पड़ी। हर आहट पर उसे लगता कि विकास और उसकी मां उसका पीछा कर रहे हैं। हांफते हुए जब वह रोहन के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, तो दरवाजा खुद रोहन ने खोला। वह कुछ दिन पहले ही गांव वापस आया था। आन्या को उस हालत में देखकर वह चौंक गया। आन्या उसे देखते ही फूट फूट कर रो पड़ी और उसे सब कुछ बता दिया। रोहन और उसकी मां यह सुनकर सन्न रह गए। रोहन के दादा ठाकुर राम सिंह, जो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने आन्या को अपने घर में पनाह दी और कहा, बेटी, तुम अब यहां सुरक्षित हो। उन अपराधियों को मैं देखूंगा। उन्होंने तुरंत शहर में अपने एक पुराने साथी, जो पुलिस में था, को फोन किया। अगले दिन पुलिस ने एक योजना बनाई। उन्होंने आन्या से विकास को फोन करवाया और कहलवाया कि वह बहुत बीमार है और उसे शहर के अस्पताल ले जाए। जब विकास अपनी मां के साथ आन्या को लेने आया, तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया। उनकी गाड़ी की तलाशी लेने पर उन्हें वही जड़ी बूटी का पैकेट मिला जिसका जिक्र आन्या ने किया था। पूछताछ में शांति देवी और विकास ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे आन्या की संपत्ति के लिए उसके अजन्मे बच्चे को मारना चाहते थे। पूरा गांव इस खबर से स्तब्ध रह गया। आन्या को न्याय मिल गया था, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। इन सब घटनाओं के बाद रोहन एक बार फिर बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चला गया। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, मुझे कुछ वक्त चाहिए खुद को और अपनी गलतियों को समझने के लिए। आन्या को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब उसने किसी से कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया था। उसने अपना पूरा ध्यान अपने आने वाले बच्चे पर लगा दिया। रोहन की मां और दादाजी ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। समय बीतता गया और आन्या ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। जब वह अस्पताल से अपनी बेटी को गोद में लेकर बाहर निकली, तो उसने देखा कि दरवाजे पर रोहन खड़ा था। वह पहले से ज्यादा शांत और परिपक्व लग रहा था। रोहन धीरे धीरे आन्या के पास आया। उसने कांपते हाथों से अपनी बेटी को गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। यह बहुत छोटी है, उसने धीरे से कहा। फिर उसने आन्या की तरफ देखा। आन्या, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं डरपोक था और अपनी भावनाओं से भागता रहा, लेकिन अब मैं और नहीं भागूंगा। मैं अपनी बेटी और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आन्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में सालों का दर्द, गुस्सा और थोड़ा सा प्यार भी था। उसने कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। रोहन ने सिर झुका लिया। मैं इंतजार करूंगा, चाहे पूरी जिंदगी क्यों न लगे। रोहन ने अपना वादा निभाया। अगले 6 महीने तक वह हर रोज आन्या और अपनी बेटी से मिलने आता। वह अपनी बेटी के लिए खिलौने लाता, उसके साथ खेलता और एक पिता के सारे फर्ज निभाता। उसने आन्या का दिल जीतने की हर कोशिश की। उसने दिखाया कि वह बदल गया है। आन्या ने देखा कि वह पुराना लापरवाह लड़का नहीं रहा, बल्कि एक जिम्मेदार आदमी बन गया है। आखिरकार एक दिन जब रोहन ने फिर से उससे शादी के लिए पूछा, तो आन्या ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। उनकी शादी पूरे गांव के लिए एक जश्न का मौका था। आन्या ने आखिरकार अपनी खुशियां पा ली थीं। उसे एक प्यार करने वाला पति, एक प्यारी सी बेटी और एक ऐसा परिवार मिला था जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। और इस तरह आन्या की जिंदगी, जो कांटों से भरी हुई थी, आखिरकार फूलों से महक उठी। उसने न केवल अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि अपने प्यार को भी एक दूसरा मौका दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि सबसे बड़ा विश्वासघात अक्सर अपनों से ही मिलता है, लेकिन सच्चा प्यार हर जख्म को भरने की ताकत रखता है। हमें उम्मीद है कि आन्या और रोहन की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको आन्या के किस गुण ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया। आपके अनुसार क्या रोहन एक दूसरे मौके का हकदार था? हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।